दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार और एक ऐसे स्टार का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपना करियर शुरू किया था, कामयाब भी होने लगा था और फिल्में भी मिलने लगी थी। और तो और उनके चेहरे को एक कामयाब पहचान भी मिल चुकी थी। लेकिन एक छोटी हवा उड़ी और धर्मेंद्र के साथ गाड़ी में बैठे इस कलाकार का करियर पूरी तरह से चौपट हो गया। अगर वो अफवाह ना फैली होती तो शायद आज वो भी धर्मेंद्र और मुमताज़ की तरह फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम होते। चलिए ज़्यादा समय नहीं खराब करते, पहले आपको इनका तारुफ करा देते हैं। इनका नाम है शैलेश कुमार और कुछ दिन पहले ही इनकी पुण्यतिथि थी, मतलब 21 अप्रैल 2017 को जोधपुर में इनका इंतकाल हो गया था। और दोस्तों, असल में ये थे भी जोधपुर के ही रहने वाले और 21 जनवरी 1939 को जोधपुर में ही इनका जन्म भी हुआ था। मैंने सोचा आज के लोग इनको और इनकी कला को नहीं पहचानते होंगे, इन्हें इनकी मौत के बाद तो पहचान मिलनी ही चाहिए। दरअसल दोस्तों, किसी ज़माने में ये शैलेश कुमार के नाम से पहचाने जाने जाते थे, लेकिन इनका वास्तविक नाम शंभूनाथ पुरोहित था। पहले वो आम लोगों की तरह मुंबई घूमने के लिए आए थे। जब मुंबई आए तो दोस्तों के साथ एक फिल्म की शूटिंग देखने के लिए एक स्टूडियो में चले गए। स्टूडियो में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दरअसल वहाँ बहरूपिया नामक एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जब वो फिल्म की शूटिंग देख रहे थे तो उन पर उस फिल्म के प्रोड्यूसर साहब की नज़र पड़ गई। उस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम था रति भाई। पहले पहले हीरो के लिए कोई फोटो सेशन या पोर्टफोलियो नहीं हुआ करते थे, बस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की एक नज़र ही एक्सरे का काम करती थी। और वैसे ही भीड़ में खड़े शैलेश पर रति भाई की नज़र पड़ी तो वो इनकी पर्सनैलिटी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने शैलेश को पास बुलाया और शैलेश को फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया। उन्होंने शैलेश से कहा कि तुम फिल्मों में काम करोगे। यकायक शैलेश की तरफ आए ऐसे सवाल को, ऐसे प्रस्ताव को वो हजम नहीं कर सके और उस वक्त तो शैलेश जी ने रति भाई को मना कर दिया, उन्हें जवाब दे दिया। दोस्तों, उस वक्त तो बिल्कुल अनाड़ी थे, वो कुछ भी नहीं जानते थे और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि फिल्मों में काम कैसे किया जाता है। और कुछ दिन वहीं पर रुके वो वापस अपने शहर जोधपुर लौट गए। लेकिन रह रहकर रति भाई के वो बोल, उनसे हुई मुलाकात उनके दिमाग पर छप गई थी, उन्हें बेचैन कर रही थी। एक्टिंग का बीज और उस सुनहरे शहर का वो टूर उन्हें याद आ रहा था और अब एक्टिंग करने का बीज भी उनके मन में रोपित हो गया था। और एक दिन उन्होंने तय किया कि उन्हें मुंबई जाना चाहिए और फिल्मों में हीरो बनना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिक्कतें बाकी थी। इससे पहले कि वे मुंबई के लिए निकलते, उससे पहले ही घर वालों ने उनके पाँव में बेड़ियां बांध दी, मतलब उनकी शादी कर दी। लेकिन मन तो शैलेश साहब का वहीं मुंबई में बसा था और एक्टर बनने का उनका फैसला भी अड़ग था। लेकिन शहर जाना और वो भी स्ट्रगल करने के लिए जाना, तो उसके लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो शैलेश साहब एक अच्छे खासे और अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कहते हैं कि वो अपने पिता से पैसे नहीं मांगते थे। तो उन्होंने एक जुगत लड़ाई और अभी अभी उनकी शादी हुई थी और उन्हें शादी में जो बतौर तोहफे में एक सोने की चेन ससुराल वालों की तरफ से मिली थी, उन्होंने उस चेन को 75 रुपये में बेचा और टिकट कटाई और आ गए मुंबई। मुंबई आते ही उनकी पहली मुलाकात धर्मेंद्र जी से हुई। उन दिनों धर्मेंद्र भी फिल्में पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो साल था 1960 और साल 1960 में ही उन्हें पहला मौका भी मिल गया। उनकी पहली फिल्म आई नई माँ, जिसमें शैलेश जी को पहली दफ़ा अभिनय करने का मौका मिला। फिल्म में उनका रोल काफ़ी छोटा था, लेकिन शैलेश ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और अपनी मौजूदगी साबित भी कर दी। और उसके बाद साल 1961 में आई उनकी फिल्म भाभी की चूड़ियाँ, एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शैलेश कुमार को अपनी पहचान दिलवाई और उनका काम सभी को इतना अच्छा लगा कि उनके बारे में उस वक्त धर्म जी ने भी इनसे कहा था कि यार तू बहुत नसीब वाला है। उस फिल्म में शैलेश के अलावा बर्रास सानी साहब और मीना कुमारी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। शैलेश ने उस फिल्म में मीना कुमारी के देवर का किरदार उस फिल्म में भी निभाया था और शैलेश साहब की गाड़ी तो चल पड़ी थी। और उसके बाद शैलेश जी को काम भी खूब मिलता रहा, लेकिन उन्हें ज़्यादातर रोल या उनके द्वारा निभाए गए किरदार सपोर्टिंग ही होते थे। फिल्मों में एक मुख्य किरदार उन्हें बहुत कम मिले। उसके बाद साल 1968 में शैलेश जी के फिल्मी सफ़र में कुछ बदलाव हुए। उनके बाद उन्होंने एक्ट्रेस मुमताज़ के साथ फिल्म की जिसका नाम था गोल्डन आई सीक्रेट एजेंट 007। इस फिल्म का एक गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था, शायद आपने सुना हो। उस गाने के बोल थे हाय मैं मर जाऊं। ये फिल्म एक जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्म थी
और एक पी ग्रेड फिल्म थी। शैलेश साहब ने वो फिल्म तो करी और वक्त के साथ मुमताज़ तो टॉप की एक्ट्रेस भी बन चुकी थी और इनके करियर के शुरुआती साथी धर्मेंद्र भी स्टार बन चुके थे, लेकिन शैलेश साहब को कभी भी वो कामयाबी वैसी ख्याति नहीं मिल सकी जिसका ख्वाब उन्होंने देखा था या हर कोई एक्टर बनने वाला देखता है। लेकिन अभी उनके करियर के प्रति काफ़ी उम्मीदें भी बाकी थी, क्योंकि अभी तो शुरुआत थी। अब उन्हें एक सहारे की ज़रूरत थी और परिवार की तरफ से भी उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहिए। अब उनके बाद शैलेश जी ने अपनी पत्नी पुष्पा को भी मुंबई ही बुलवा लिया और कहा जाता है कि जब शैलेश ने 30 की उम्र में डबल जोश के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया तो उन्हें थायराइड की एक बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। इलाज तो था, लेकिन कहते हैं कि उस ज़माने में थायराइड का इलाज रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए ही होता था और रेडिएशन थेरेपी मिलती थी सिर्फ टाटा हॉस्पिटल में। लेकिन टाटा अस्पताल मशहूर था कैंसर के मरीजों का इलाज करने के लिए, इसलिए जब शैलेश साहब अपना इलाज करवा रहे थे तो किसी ने शैलेश जी को टाटा हॉस्पिटल में आते जाते देखा, तो उसकी वजह से उसने इंडस्ट्री में अफवाह उड़ा दी कि शैलेश जी को तो कैंसर हो गया। उस अफवाह ने शैलेश के करियर में एक विलन की भूमिका निभाई और उस वाक़ा इनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। नॉलेज बहुत कम थी लोगों में, किसी भी बीमारी को उस दौर में एक अलग नज़र से देखा जाता था और ज़्यादातर लोग बीमार व्यक्ति से दूरी बनाने में ही समझदारी समझते थे और उसके साथ काम करना तो ये तो आप भूल ही जाओ। इसका असर ये हुआ कि कुछ दिन में ही थायराइड की बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन शैलेश जी को काम मिलना बंद हो गया। जिसे कुछ दिन पहले धड़ल्ले से काम मिल रहा था अब वो बेकार होने लगे। उन्होंने खूब हाथ पैर मारे, लोगों को समझाया भी, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। किसी ने भी उन्हें कोई काम नहीं दिया। मायूस होकर अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श किया और आखिरकार साल 1978 में शैलेश जी अपने परिवार को लेकर अपने घर, अपने होम टाउन जोधपुर वापस लौट गए और फिर अपने अंतिम समय तक, अपने आखिरी वक्त तक जोधपुर में ही रहे। दोस्तों, ये पोस्ट मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर देखी थी, तो सोचा क्यों ना इस पोस्ट को थोड़ी रिसर्च करके अपने दर्शकों के आगे परोसा जाए। उस पोस्ट पर किसी का नाम तो नहीं था, इसीलिए मैंने इसके क्रेडिट में किसी का नाम नहीं लिखा। मेरा मकसद बस दर्शकों को इस एक्टर की ज़िंदगी का दीदार करवाना है, ना कि किसी की हिस्सेदारी छीनना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और किस्से, कहानियाँ, बायोग्राफी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।